नहीं है, आर्टिकल 5 का है। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब, पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें। मैं रूलिंग देता हूं कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब समा टीवी पर। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवाते हैं। सिचुएशन तो आपको पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि आज क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और क्या होने जा रहा था। हमारे साथ अली जैदी साहब मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर। कल तक ये वक्त थे और अब ये वफाकी वजीर नहीं है, सिर्फ वजीर आजम बच गए, बाकी सारे चले गए। जिस एक को निकालना था वो अपनी सीट पे बैठा है और जिन सब ने मिलकर निकालना था वो सारे फारिग हो गए, बल्कि इमरान खान साहब के साथी भी सारे फारिग हो गए। और हमारे साथ एजाज ऐवान साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अजहर सिद्दीक साहब कानूनदान हैं और आज जब सुबह सहरी पे मेरी इनसे एक मुलाकात हुई तो इन्होंने कुछ बड़ी अजीब अजीब बातें की मेरे साथ। मैं हैरान होकर सुनता रहा। मैंने कहा ये क्या बातें कर रहे हैं मेरे साथ। तो इन्होंने कहा आपको नहीं पता कि स्पीकर की पावर्स क्या होती है। सुबह इन्होंने मुझे ये भी कहा कि स्पीकर अगर चाहे तो वो चीज़ों को टर्न कर सकता। आर्टिकल 5 का कोई हवाला दे रहे थे सुबह सुबह, कुछ और आर्टिकल्स के बारे में कह रहे थे। तो मैं समझा शायद नींद में है और ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी कल आपको कल आप भी मुझे कह रहे थे कि मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लो। मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे, लेकिन मंडे को इमरान खान तो वज़ीर आज़म होगा, कोई और होना हो। तो अजहर सिद्दीक साहब, बाय द वे आपके बहुत सारे साथी एंकर्स उस दिन पीएम से मिलने आए थे तो सबने मुझे रिकॉर्ड किया कहते हुए मैंने कलेक्शन करनी है। हाँ नहीं, वो कोई शर्त नहीं लगाई उन्होंने आपसे। अच्छा, इसमें अब मुझे लगा कि शायद अजहर सिद्दीक साहब नींद में, लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठा, फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम सो गए सुबह, जब सोकर उठा तो पता चला कि वो एग्जैक्टली वैसे ही हो गया है। मैं अब बारी बारी सबसे पूछता हूँ क्या, लेकिन अली जैदी साहब, ये प्लान्ड था, कितने लोगों के बीच में तय था और ये क्यों करना पड़ा आपको, और इसके अलावा क्या ऑप्शन था आपके पास? रमजान मुबारक खैर मुबारक आपको भी और सब सुनने वालों को। पहले तो मैं इमरान, पहले बिफोर आई इवन गो आगे जाने से पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि आप बड़े एंकर्स हैं पाकिस्तान में, आपसे सीनियर भी हैं, आपसे बहुत अच्छे और तजुर्बेकार भी हैं और आपसे कम तजुर्बेकार भी हैं, आप जैसे भी हैं। लेकिन आपने हमेशा बड़ी, मैं आपको बहुत ज़माने से आप एक्सप्रेस, वो कब मैं शायद मैं 10-15 साल से आपके साथ जो कर रहा हूँ, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, आपको भी और 2-3 और हैं, अरशद शरीफ को भी ख़ास तौर पर। आप लोगों ने पोजीशंस हमेशा क्लियर ली और हमेशा डेटा के ऊपर बेस ली। जब हम पे तनकीद हुई, क्योंकि मैं वफाकी वज़ीर तो मैंने 3.25 साल गुजार लिए ना, मेरे ख्याल में वो भी रिकॉर्ड है एट अ स्ट्रेच मेरी टाइम का। हाँ ठीक। बाबर गौरी साहब 8 साल लगा के गए, लेकिन वो 2-2 साल में इस्तीफा देके छूटते भी गए। तो एट अ स्ट्रेच रिकॉर्ड हो गया। तो मैंने कुछ एंकर्स को जब देखा, ख़ास तौर पे एक तो पहले पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से देखते थे, फिर पॉलिटिकल वर्कर और एडिशनल वजीर की हैसियत से भी देखते थे, क्योंकि वजारत में काम इतने होते थे, कम आना होता था टीवी के ऊपर। लेकिन आपने ना हमेशा बहुत एक क्रिटिकल, जब आप हम हमारे ऊपर या हुकूमत पे आप क्रिटिकल भी हुए ना, तो बहुत बैलेंस्ड डेटा और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपने की। तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना, बड़ी मेहरबानी, और आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आप बताएं हुआ क्या। देखिए, मैं जिस दिन, और अगर आप ये निकालने में कुछ शोज़ में गया भी हूँ, बहुत सारे आपके भी शायद समा में भी आया, जब भी उन्होंने ये अनाउंस की थी कि तहरीक वहरीक, और जब ये 3 लोगों ने हाथ खड़े किए ना साथ, तो ये अगर आपकी कभी मुलाकात हो खान साहब से, तो उनसे भी और सारों से, मैं उस दिन से लेके आज तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1 मिनट भी हो कि मुझे कभी घबराहट हुई हो। और मैंने हमेशा इस बात को मेंटेन किया कि अगर सामने वाला कोई बड़ा तगड़ा ईमानदार, कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रखने वाला कोई भी ऑपोजिशन होती ना, तो मुझे फिर फिक्र होती। जो चॉइस दी जा रही है पूरे कौम को, वो चॉइस क्या है? ये 3 लोग जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में लीड किया है, सारों को पता है। आपस में एक दूसरे के बारे में उन्होंने क्या कहा है वो भी सारों को पता है। और एक इमरान खान जिसने कौम को खड़ा किया और जिस चीज़ में भी हाथ रखा, मुश्किल चीज़ों में हाथ रख के वो, और ज़बरदस्त उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम मनवाया। एक खुददार शख्स जिसने पाकिस्तान के साथ वफादारी की और ईमानदारी से काम किया। और सामने ये 3 तो मुझे कभी भी मुझे नहीं, ये गेम का आपको पता था?
छोड़ देना जब इसको। कल मैं इंटरव्यू करने आया था तब आपने मुझे कहा कि मंडे को कोई और हो या ना हो, इमरान खान होगा। तो मैंने तो बस इससे ज्यादा मैं क्या कहता आपको। तो मंडे को आप तो नहीं है ना, वो इमरान मैं खान तो तो नहीं है हूं। इसके बाद। मैंने आपसे कहा था कि मंडे को वजीर आजम इमरान खान होगा, इसके ऊपर मेरे से कोई खाना खिलाना चाहता है, मैं 2 खिला दूंगा, आप 1 खिला दे, तो वो मैं उस पर तैयार हूं। देखें और क्या था, इस्तीफे भी आप लोगों ने लिख रखे थे। नहीं, इस्तीफे हमने कोई इस्तीफे नहीं, तस्वीर डिस्कशन क्यों जारी की थी जानबूझ के? देखें पॉलिटिक्स है, हमने तो कभी भी तस्वीर के नीचे नहीं लिखा कि इस्तीफे हैं। मुझे बता दें किसी ऑफिशियल ने, किसी पीटीआई के अहदेदार ने, किसी ने उस तस्वीर के नीचे लिखा आमिर ज्ञानी साहब के साथ वो कागजात के जी इस्तीफे हैं? ये सारे लोगों ने खुद ही एज्यूम कर लिया कि वो इस्तीफे हैं। तो अगर आप खुद ही एज्यूम करके, वो क्या था? वो ये नोटिफिकेशन था कि सारों ने आज असेंबली में आना है, क्योंकि हम पहले इशू कर चुके थे कि सारों ने नहीं आना, तो हमने री-नोटिफाई करना था कि सारों ने आना है। अच्छा, अब अगर खुद ही एज्यूम कर लें, घबराहट और बौखलाहट का शिकार तो ये लोग थे। देखिए गलत काम करने वाला घबराता है, बौखलाता है। अब क्या करने वाले हैं ये मैंने आपसे पूछना है। 1 मिनट रुके जरा, मैं जरा मेहमानों से एक चक्कर लगा गया हूं कि अब आपने करना क्या है। एक्चुअली सवाल ये पैदा होता है कि ये करने के बाद इनके दिमाग में कुछ तो होगा कि अब फर्दर क्या करना है। हमने तो कर दिया। नहीं, आखिरी बात असेंबली तोड़ देंगे, आखिरी ले लें मेरी बात। नेशनल असेंबली के जहां तक बात है तो हमने डिसॉल्व कर दी है और अब हम इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं। मुझे इसकी समझा दें, पीडीएम डर क्यों नहीं है, ये घबराहट का क्यों, बौखलाहट का शिकार है? मैं आखिर में आना चाहता हूं रादर सिद्दीक साहब के पास, क्योंकि उनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहाद अवान साहब, अगर देखें अपोजिशन यही चाहती थी ना कि इमरान खान हट जाए, हट गया जी। अपोजिशन यही चाहती थी कि इंतखाबात करवाए जाएं, आ गए इंतखाबात। सो अब क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? थैंक यू वेरी मच इमरान। देखिए इंतखाब और असम्बलियों के डिसॉल्व करने का ऑर्डर ये बहुत छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ ये है कि 14 अगस्त के बाद आज 3 मार्च का दिन है जब हमने अपनी आज़ादी को एक बार फिर स्टैंप किया, उसकी तजदीद की है। आज हमने पूरी दुनिया को बताया कि हम एक कॉलोनी नहीं हैं, हम कॉलोनियल स्टेट नहीं हैं, हम एक आज़ाद और सॉवरेन मुल्क हैं जिसका एक दयानतदार और बेलौस लीडर खड़ा है। और जब ये है तो कौम किसी के आगे झुकेगी नहीं। किसी बैरूनी कुव्वत को ये हम इख्तियार नहीं देंगे कि हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल कू कर दे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतना बड़ा स्टेप हमने उठाया है और आज पूरी कौम को एक अहद याद दिलाया है कि आप एक जिंदा कौम हैं। अल्लाह वादा शरीक के बाद आप किसी के आगे झुकेंगे नहीं। हम एक सॉवरेन पावर हैं। और मुझे और भी खुशी है कि मेरा इदारा पाकिस्तान आर्मी आज सियासत से लाताल्लुक होके GHQ के अंदर बैठा है। उसने कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश नहीं की है। और ये वो दिन है जिसका ख्वाब पूरी कौम देख रही थी कि पॉलिटिकल लीडर्स को डिसाइड करने दो पॉलिटिकल मुस्तकबिल कौम का, और कौम को डिसाइड करने दो कि उन्होंने कौन सी सिमत इख्तियार करनी है, और अदलिया को कहने दो कि कौन सा डिसीजन गलत है और कौन सा दुरुस्त है। आज ये कैसे हो सकता है इमरान कि एक बैरूनी मुल्क वहां से एक पर्सन स्पेसिफिक डिक्टेट दे और कहे कि इस शख्स को अदम एतमाद से रिमूव कर दो तो ऑल इज वेल, और अगर ये शख्स रहा तो आप बहैसियत कौम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। क्या मतलब? आई थिंक अमेरिका कैन नॉट, ये वो डिसाइड नहीं कर सकते। ये जब भी डिसाइड करेगी पाकिस्तान की कौम करेगी। ये अच्छी बात ये है कि कौम के पास आ गया करेगी और पाकिस्तान की लीडरशिप डिसाइड करेगी और इंशाअल्लाह 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी अल्लाह की रजा से, और कोई नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं इट्स अ ग्रेट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अदर सिद्दीक साहब, अब एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नोटिस हो गया है मामला, कल तक के लिए इसकी अब हेयरिंग है और फरीकैन जो है वो अब आ जाएंगे सारे अदालत के अंदर। पहले तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि अदालत एकदम एक ऑर्डर जारी कर देगी जिसमें यह हुक्म हो सकता है कि सारी चीजें वहीं से शुरू हो जाएंगी जहां से कासिम सूरी साहब ने आईन की खिलाफ वर्जी की बकौल कुछ लोगों के। अब ये जो तासुर बन रहा था वो तो नहीं हुआ, मामला तो पड़ गया कल पे, और कल क्या होगा, इसका क्या मंजरनामा बनेगा वो आप बता दें। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। एक सवाल और साथ पहले जी 1 मिनट है, कुछ जानना चाहते हैं अजहर भाई, एक सवाल और पूछ लूं क्योंकि आप माहिर कानून है, मैं तो जाहिल सा आदमी हूं। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं
कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये सुन भी सकती है केस कि नहीं, कानूनी जवाब दे दें इसका, बिकॉज उनके कोई रूलिंग्स हैं। जी। और अभी थोड़े दिन पहले या एक आध दिन पहले भी था ये रजा रब्बानी साहब भी फरमा रहे थे कि जो वो अपने दौर में फरमा रहे थे। तो मैं बस मैं कानूनी जरा पेचीदगियां जरा आप बता दें इसमें। 69 नहीं जी नहीं, अपना जैसा मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। इमरान साहब, इमरान भाई के साथ आज लाइव ट्रांसमिशन में मौजूद थे। वहां कुछ हमारे दोस्त कानूनदान बैठे हुए थे, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठे थे और उनका यही कहना था आज हो जाएगा, आज ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर अदालत अगर मामले को टेकअप करेगी, अदालत नोटिस देगी, अदालत इस पर दलाइल सुनेगी और इसको फाइनलिटी की तरफ लेकर जाएगी और इसका फैसला करेगी। आपने जो जैरी साहब ने जो बात किया वो मैं बता देता हूँ। 2 दिन पहले एक पिटीशन बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में जो मामला स्पीकर के पास गया, नईमुल हसन एडवोकेट के सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और वो यही था कि इस सारे स्कैंडल की, ये जो पैसे दे के वोट खरीदे गए हैं, ये जो लोग मिले हैं, तमाम एविडेंस इस हवाले से अवेलेबल है, इंटरव्यू अवेलेबल हैं, बाकायदा ख्वाजा आसिफ का, शहबाज शरीफ का, एक चीज में उनमें मैं जाना नहीं चाहता। ये सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड पे लगाया है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर की, मैमो स्कैंडल का हवाला दिया। आपको याद है मैमो स्कैंडल का मेन जो किरदार था वो हुसैन हकानी था। ये सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी और मैमो में उस वक्त कहा और बाकायदा जो है वो उसकी इंक्वायरी हुई। 3 चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के बैठे और कसूरवार ठहराए गए हुसैन, वो निकल के बाहर, वो अलग बात है। और 3 जनवरी 2022 को यही हुसैन हकानी जिनके खिलाफ नवाज शरीफ बाकायदा काला कोट पहन के गया था, वो उनके बने फैसिलिटेटर, वो बने उनके लॉबियस्ट। और 7 तारीख को ये खाता है। ये मैं कोर्ट के सामने ये मामला रखा कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए, कमीशन बनाया जाए और डिटेल में। और जब तक ये फैसला नहीं होता जो आज होना था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उस पर अमल दावे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो मैटर के ऊपर एतराज लगाए। उसमें से एक एतराज ये था जो जैरी साहब पूछ रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास या आला अदालतों के पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है, ये उसी के पास लेकर जाएं। इस पर लेटेस्ट जजमेंट आपको पता है यूसुफ रज़ा गिलानी की भी आई है और कुछ लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी मेरा केस है और वो केस बड़ा सीधा था कि तौहीन अदालत में सजा हो गई थी। जब सजा हो जाए तो बंदा क्वालिफाई नहीं कर सकता। आर्टिकल 63(2) के तहत मैंने बाकायदा रेफरेंस फाइल किया। फहमीदा मिर्जा उस वक्त तक स्पीकर नेशनल असेंबली थी, उन्होंने उसको पकड़ के रद्द कर दिया और कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, हालांकि वो पोस्ट ऑफिस नहीं है। इसी तरह यहां भी स्पीकर पोस्ट ऑफिस नहीं है। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं आप लोग, और लोग ये समझने के लिए शायद तैयार नहीं है, वो ज़हनी तौर पर बैठे हैं कि ये पोस्ट ऑफिस है। ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये खाली प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है। जो रेजोल्यूशन आनी है, रेजोल्यूशन पे उसने माइंड इस्तेमाल करना है, उसको इख्तियार दिया गया है। और रेजोल्यूशन पे जब देखे ना, जब ये रेजोल्यूशन आनी, इस पर डिबेट की होनी है। अच्छा, डिबेट होने की इमरान साहब एक मेन वजह है, वो भी समझ लीजिएगा। आपको पता है कि आइन में 58(2) भी थी कि असेंबलियां डिसॉल्व कर दें। 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई और चैलेंज हुआ कोर्टों में। कोर्टों ने कहा ये कैसे आप डिसॉल्व कर सकती है, रीजनिंग लेके आए। और यहां क्या है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, इमरान साहब की शक्ल पसंद नहीं है या इमरान साहब ने हमारे लिए काम नहीं किया, असेंबलियां डिसॉल्व कर दो। ये किसने कहा? आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ें। अगर असेंबलियां डिसॉल्व करनी है या पार्टी डिसॉल्व करनी है, क्या है? जब मुल्क की सालमियत के खिलाफ करें या कोई पैसा लेके आपके मुल्क में कोई कंस्पिरेसी हैच करें, तो यहां कंस्पिरेसी हैच तो गवर्नमेंट के केस। सर एक सवाल और है अदर भाई, एक सवाल और है। देखिए, एक दरखास्त तो आप लोगों की मौजूद है ना, एक दरखास्त तो पहले से मौजूद है जिसमें आप लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर वोटिंग रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इसलिए नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि 69 के तहत उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के अंदर वो मुदाखलत कर सकें या स्पीकर की जो रूलिंग है या वहां पे जो प्रोसीडिंग है उसको वो छेड़ सकें। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सुनती है तो फिर आपकी वो एप्लीकेशन भी तो वैलिड हो जाती है, फिर वो साथ मिलाकर नहीं सुनी जाएगी कि जनाब अगर ये सुननी है तो वो भी सुने। बिल्कुल उसकी अपील तैयार कर ली है। वो जो एतराज़ात लगाए हैं, सुबह मैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होऊंगा, मैं वो अपील दायर करूंगा, मैं कोर्ट के सामने पेश होऊंगा और कहूंगा इसके सारे तो मेन तो ये चीज़ है कि इसका फैसला करना है। मैं आपके सामने जो पॉइंट पर वो ख़त्म कर दूँ, वो पॉइंट रह जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि यहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आपको रीजनिंग देखनी है। क्या रीज़न है? क्या सिर्फ यही बातों है? और उसके लिए क्या होगा कि स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, तकरीर
करेंगे? आप बताएंगे ये रीजन है कि जनाब इन्होंने मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात की है, क्या कहेंगे वहां के? वहां तो इमरान खान साहब इन सब ने ये कहना था, उल्टा ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लेकर आए हुए हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये मामला लेकर आए हुए हैं। इस पर बैठ और कमाल की बात है, इनमें से कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं था। अगर इनको वोटिंग नहीं पड़ी हुई थी, भाई आपने रूल्स वायलेट किए हैं, और रूल्स जब वायलेट करेंगे तो स्पीकर के पास इख्तियार मौजूद है। स्पीकर ने एक बहुत जबरदस्त इख्तियार इस्तेमाल किया, वो आइन का आर्टिकल 105 है। और वही मेरी आपसे ये सारी बात, मेरी आपसे तफसीली बात हुई थी सहरी के टाइम, और आपको मैंने रीजनिंग के साथ ये बताया था कि आर्टिकल 5 ना छोड़ दें, लॉयल्टी टू द स्टेट है। एक स्पीकर जो है जिसके सामने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका जा रहा है, वो चुप करके बैठा रहेगा? वो देखेगा कि ये कंस्पिरेसी है जो हो रही है, पैसे लेके वोट बेचे खरीदे जा रहे हैं, मैं ऐसी आदम एतमाद पास कर दूं, वो कैसे कर जाएगा? ही इज अंडर ओथ, उसका अपना एक ओथ है कि उसने उस ओथ नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल और पैदा हो जाएगा ना कि आइंदा कोई भी स्पीकर तो नॉर्मली उसी गवर्नमेंट का होता है, जिसकी गवर्नमेंट होती है उसी का स्पीकर होता है, उसी पार्टी का। तो आइंदा कोई भी स्पीकर जो है वो इसी को बुनियाद बना के कि मुझे लगता है जी ये ठीक नहीं हो रहा, तो तरीके तो मैं एतमाद को उठा के बाहर फेंक दिया करेगा आइंदा भी। ना, यही तो मैं बताना है। और ये अब अच्छा मौका आ गया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटेटिव जजमेंट की जरूरत है। कैसे आना है? चूंकि वैक्यूम है इस हवाले से ना, इसमें मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन वजह क्या है कि आपके रूल्स के अंदर जब चीज प्रोवाइड है, इन्हें रूल्स भी वायलेट किए। असूली तौर पर तो ये लीव भी बनती नहीं थी, लीव भी अगर इन्होंने ले ली तो रूल्स के तहत इस पर बहस होनी थी, डिटेल होनी थी, और उन्हें जस्टिफाई करना था। तो ऐसे नहीं होगा। अदर सिद्दीकी साहब एक मिनट रुकें, मैं अभी आपसे वापस आके पूछता हूं कि मंजरनामा क्या होगा अदालत में, यानी कल परसों क्या होने जा रहा है। आप जरा रुके एक मिनट। अली जैदी साहब, गवर्नर पंजाब आपने तब्दील कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी खबरें हैं, क्या आप अब बाकी सूबों में भी हुकूमतें खत्म करेंगे और पूरा पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा? क्या करना क्या है? एक्चुअली अभी कोई नाम भी आ रहे हैं 3 निगरान वज़ीर आज़म के। क्या 3 नाम है? एक तो वो